क्या करेंगे, हम उसको जो है ना वो डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हम उसकी एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, खास तौर पे मैथमेटिक्स के वो स्टेप जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहे होंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि उनको सारों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके, और वो उस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको दोबारा जो है वो एक तो उसको रीइंफोर्स कर देगा कि जो हमने पहले पढ़ा होगा, और सेकेंडली उससे ये होगा कि हमारी चीज़ें रिपीट भी हो जाएंगी और जो नहीं आ रही होंगी वो क्लियर भी होंगी। आप सबने इस तरह से करना है कि मुझे कंप्लीट करने देना है, उसके बाद फिर आपसे हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, ठीक है। अब अपना फीडबैक दें, जो चीज़ आपको समझना है उसके बारे में बताएं, हम उसको ताकि नेक्स्ट क्लास में जो है उसको डिस्कस कर लें कि वो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आप लोगों को समझने हैं, ठीक है बेटा। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, मैं स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूँ। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ अपना माइक ऑन करें और बताएं कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। So I am going to this PDF, the book. Let's start from the title. Title is the fundamentals of the molecular spectroscopy, जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसमें यह है कि हमारे कोर्स में एक्सक्लूसिव नहीं है कि हम सिर्फ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस बुक में शुरू में एटॉमिक को डिस्कस कर लिया जाएगा, फिर रेस्ट सारी डिस्कशन जो है वो मॉलिक्यूल्स की बेस पे होगी जाएगा। एटॉमिक क्योंकि आपको पता है उसमें सिस्टम्स का जो है वो काफ़ी नैरो हो जाता है, जो हम स्पेसिफिकली सिस्टम उसमें स्टडी कर सकते हैं, बट वंस वी हैव गॉन टू द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो उसमें यह है कि हमारे पास एक ब्रॉडर वर्जन है जिसको हम कवर कर सकते हैं। सो फंडामेंटल ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी वाल्टर स्प्रूफ की ये बुक है जो है ना वो, उसमें हम फर्स्ट चैप्टर आज जो है उसको डिस्कस करेंगे। शुरू में हो सकता है आप लोगों को लगे कि थोड़ी सी नंबर ऑफ द पेजेस के हिसाब से शायद सर की रफ्तार कुछ ज़्यादा है, लेकिन जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसीडर फॉर द एग्जाम एंड व्हाट इज़ जस्ट फॉर द जनरल डिस्कशन एंड टू रीड इट वंस फ्रॉम द बुक। तो आपने कोशिश करनी है कि वो सारी चीज़ें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी हैव गॉन थ्रू देम इन द क्लास, तो हम सारे उसको एक दफ़ा जो है एटलीस्ट उसको go through कर लें, and that will be the important. Some of the student has already the background of the spectroscopy, either from the courses they have taken earlier, or they have the background of the spectroscopy from the analytical course or from their the earlier degree, especially for the MSc students, maybe covered in the BSc. But still, we will start from the chapter first to quickly overview the thing. So what we are studying is now, it's not actually part of the contents. It is assumed that you have already covered this one, but over here we will just want to revise it quickly so that all the basics we require to understand the things are on our hands on. Okay, so I just highlight the things which we will be discussing over here. For example, if we first thing is studying the radiation matter interaction, so we need to know that what is actually the matter is, what is the associated electric and the magnetic field, either the magnetic field of the atom or the magnetic field of the light, or onward we can say this light as the photon. So magnetic field of an electron and a magnetic field of of a photon. Similarly, an electric field of an electron and an electric field of a photon. So we need to discuss this one. And one thing over here is the Hamiltonian, because if a moving particle is like a wave, either is a particle is of the electron or is a particle of the एक दफा क्विकली हम यार बता दीजिएगा, थोड़ी सी जो पछतो ज्यादा हो रही है उससे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? नहीं सर, ठीक है, ओके है। हाँ, अगर आपको कहीं ना समझ आए तो आपने जस्ट कहना कि सर इसको जरा उर्दू में भी बता दें, तो मैं उसको उर्दू में भी जो है ना वो रिपीट कर दूंगा, ठीक है। लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर, ओके, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस के बुक में इंग्लिश में है तो आई एम गोइंग इन द इंग्लिश, बट इट शुड नॉट बी द बैरियर। ओके, हम जब कह रहे हैं when we are saying that our moving particle either is a particle of an electron or is a particle of the photon, if they are moving then how we will describe it mathematically, जो है ना, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये एक लो एनर्जी फोटॉन है, ये एक हाई एनर्जी फोटॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑफ लो ऑर्बिट, दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द हायर ऑर्बिट ऑफ द सिस्टम। सो वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस, और उसको हम कैसे करेंगे? यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द मैथमेटिक्स हम उसके साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएट कर देंगे। उस वेव फंक्शन से जो हम वैल्यूज क्विंच कर रहे होंगे, द एनर्जी वैल्यू वी आर ऑब्टेनिंग एट द एंड ऑफ दोस वेव फंक्शन, it will be the different, it will have the different values of the energy we are obtaining over here.
तो हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एक वेव फंक्शन उसके साथ एसोसिएट कर लेते हैं, एंड देन द एनर्जी इट पोजेसेस आइदर अ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी होती है जो बेसिकली एक फोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेगी। वो एक मूविंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी या वो एक मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी होगी, या दोनों मिलके एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। फिर क्या होगा, फोटॉन किधर चला जाएगा, फोटॉन खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया तो वो अपनी एनर्जी किसको दे जाएगा जाना, वो अपनी एनर्जी मैटर के पार्टिकल को दे जाएगा जाना। वो मैटर का पार्टिकल उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा जाना। So these are the basics of all the spectroscopic, all the branches of the spectroscopic we will discuss. So we will quickly go through them based upon these points here. This is a very multipole interaction system in the matter. The interaction is not purely of one electron with a one photon and nothing else is interfering. All the rest of the things जो दूसरे इलेक्ट्रॉन हैं जो खुद एब्सॉर्ब नहीं कर रहे लेकिन वहां पे मौजूद तो है ना, उसके नीचे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, all of them are having an electric field, all of them have a magnetic field. So what effect they are imparting over the subject जिसको हम कंसीडर करना चाह रहे हैं, उस पे उनका क्या इफेक्ट होगा। Then most of our systems we are studying, or a chemical system we are studying is in a solution. So उसमें जो solution है, उसमें हमने solution में पानी है हमारे पास, वो पानी में एक डाई है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो वहाँ पे और भी तो इंटरेक्शन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन है, सॉल्यूट की सॉल्यूट से इंटरेक्शन है। वो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, हाउ इट इज एक्चुअली कमिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन ऑफ द सिस्टम, दैट विल बी द इम्पोर्टेंट फॉर द सिस्टम एज वेल। हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे जहाँ। ओके, देन if I come back to this one, हमारे पास classical electrostatic statics of the molecule in an electric field जो है कि हम classically कैसे एक coulombic interactions को define करते हैं। How you say if a charged particle is present somewhere, then how we will consider the electric field of that charged particle. Suppose a molecule of the n having a certain charge, अगर हमारे पास n number of the charges हों, उसका मतलब n number of the charges का क्या मतलब, n number of the atoms, n number of the atoms will have the n number of the electrons, n number of the nucleus, the electrons will be rotating around the nucleus. If we use this nucleus as the center of the coordinate system, then it means we have an charge distribution around this one. So we define the molecular charge is nothing else than the charge present on an electron. We know that the charge present on an electron is equal to the charge present on the proton. The only difference between them is that the charge present on the electron is the negative and charge present on the proton is the positive. Somewhere later in the courses we will study that actually photon is not a single particle. Electron and photon both are made up of the quarks. Quarks are the small units. तीन quarks जो हैं वो मिलके एक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, तीन quarks मिलके एक प्रोटॉन बनाते हैं. So they have the very much similarity. Only difference is that the quarks they carries, the three quarks they carries is actually carrying the different charges on them, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज या इलेक्ट्रॉन हो जाता है या ओवरऑल चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है. आप लोगों ने यहाँ पे क्विक एक चीज रिवाइज कर लें. आप लोगों ने रेडिएशन में कहीं पढ़ा होगा that the radio emitting nuclei they can emit the beta radiations. Beta radiations are nothing else than the electrons are emitting from the nucleus. When we says earlier classes that the nucleus is composed of the proton and the neutron, then from where these electrons come into the nucleus, तो कुछ ना कुछ अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होंगे जिसकी वजह से वो जो क्वार्क्स हैं they are changing their morphology, they are changing their arrangement, and the changement of the morphology is actually leading to the formation of the new nuclei. So उसमें से बीटा रेडिएशंस बनते हैं. अच्छा, जब भी चार्ज पार्टिकल होगा और मूव कर रहा होगा, because from the even from the classical mechanics or from the interaction of the classical mechanics we know that the charge particle can never be at the rest position. Charge particle must be moving all the time. So when they are moving, they have the dipole moment. How we define the dipole moment? Dipole moment is actually distance between the charges and their center of the nucleus.
अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक से ज्यादा न्यूट्रॉन होंगे, then we will take the sum of those dipole moments and this will be the resultant dipole moment of the system. We will later learn that the dipole moment can be broken into the dimensions. We can take the dipole moment in the x direction, dipole moment in the y direction, dipole moment in the z direction, all sum together to make the overall dipole moment of the system. तो सारे मिलके सिस्टम का क्या बनाते हैं, dipole moment बना देते हैं, ठीक है. So dipole moment is a very important quantity. Photon के पास भी dipole moment होता है, electron के पास भी dipole moment होता है. And when we say the interaction of the matter with the electron is actually interaction of the dipole moments, two dipole moments. And we will learn that the dipole moments actually follow the vector mechanics. Vector mechanics में क्या होता है, हमें उनकी मैग्नीट्यूड को भी कंसीडर करना होता है, हमें उनकी डायरेक्शन को भी कंसीडर करना होता है. सो ओनली those photons will absorb by the matter which will have the same vector direction as the vector direction of the electron. So we will learn this one. Okay, dipole moment is a neutral molecule consisting of the two charges. अगर सिस्टम के पास दो चार्जेस हो, वन इज अ प्लस चार्ज एंड वन इज अ नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट सिस्टम का क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, बिकॉज द इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इज द सेम, दे विल कैंसल आउट ईच अदर, सो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट विल बी द ऑफ द न्यूट्रल चार्ज. हमारे ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे एग्जिस्ट इन द न्यूट्रल फॉर्म, किसी ना किसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड बना के, आयनिक बॉन्ड बना के, दे फुलफिल द outermost valence of each other. Resultantly, they have not the charge, but there are the charges which are stable in the form of the charges. We will discuss that case in the later part of the course. Okay. तो हम जो है वो नॉर्मली ओवरऑल चार्ज को Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड वी रिप्रेजेंट द आफ्टर क्लास एंड वी रिप्रेजेंट सॉरी फॉर इंटरप्शन, और ओवरऑल उसकी जो डायरेक्शन है उसको R से रिप्रेजेंट कर देते हैं. फॉर अ मॉलिक्यूल कैरेक्टराइजिंग बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब क्या होता है, चार्जेस जो है वो रेस्ट पोजीशन में नहीं है, चार्जेस कंटिन्यूअस एक सेंटर के गिर्द रोटेट कर रहे हैं. सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द मोमेंट. एक हमारा पूरा एटम या मॉलिक्यूल ग्रेजुअली रोटेट कर रहा है, वो पूरा सिस्टम ये रोटेट कर रहा है, और इसके साथ जो रोटेटिंग चार्ज है वो भी आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करता हुआ जा रहा है. सो वी हैव बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक हमारा पूरा सोलर सिस्टम रोटेट कर रहा है, जो है पूरा सोलर सिस्टम मूव कर रहा है, फिर हमारी जमीन इस सोलर सिस्टम के अगेंस्ट रोटेट कर रही है, और फिर हमारी जमीन अपनी एक्सिस के भी अगेंस्ट रोटेट कर रही है. इसी तरह से द चार्जेस आर एक्चुअली मूविंग इन अ शेल एंड एन ऑर्बिट कंटिन्यूअसली अराउंड द न्यूक्लियस. उसकी वजह से क्या होता है कि वो फिक्स पॉइंट चार्ज नहीं है, इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग द पोजीशन. जब फिक्स पॉइंट चार्ज नहीं है, then we cannot say the uncertainty principle, Heisenberg uncertainty principle will be the popping up into the mind कि छोटा particle as a small particle have the charge is rotating around the nucleus, then it must possess the probability distribution, then the system must have the probability distribution, and we need to consider that probability distribution into the account. हम क्या करते हैं, हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, उसकी जो डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, रो इज एक्चुअली द डेंसिटी ऑफ द चार्जेस, तो हम उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, एंड देन वी इंटीग्रेट इट ओवर द ऑल स्पेस, देन वी कंसीडर दिस वन as the distribution of the charges. So when we say the distribution of the charges, it means that the dipole moment should also be dependent on the distribution of the charges multiplied times the distance between the charges. So if we take the sum of all this distribution and the charges all together, we will be resulting reaching to the towards the dipole moment of the system. तो फिर हम उसके dipole moment की तरफ जा रहे हैं सिस्टम के. Okay. तो ये हो गया कि हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ली, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट नहीं था, वो रोटेटिंग था. ये उसका इंटीग्रल है. इंटीग्रल क्या होता है, आपको पता है कि अगर हमने किसी सिस्टम को सॉल्व करना है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सिस्टम को बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, इनफिनिटेसिमल छोटे छोटे इसके पार्ट बना लेते हैं, तो छोटा प्रॉब्लम हल करना आसान होगा ना पूरे प्रॉब्लम की निस्बत. उस छोटे पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं. When we solve this one and we see that there is an equal number of the compartments, जो हमने compartments बनाए थे वो equal हैं पूरे सिस्टम के लिए, हम उस प्रॉब्लम को सम अप कर लेते हैं. उस सम अप करने को हम इंटीग्रेशन कहते हैं. So we just integrated
कभी फिर क्लास में मौका मिला तो हम सम और इंटीग्रल का डिफरेंस भी डिस्कस कर लेंगे. बट फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपार्टमेंट्स वी इंटीग्रेट इनटू द सिस्टम. तो हमने क्या किया, किसी खास पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन देखी और उसको फिर इंटीग्रेट कर लिया कि ठीक है, अगर हमारा पूरा डायमीटर जो है सफेद का लेट्स से 2 सेंटीमीटर का है और पॉइंट 2 में डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो फिर ठीक है, इसको दो दो के जितने स्टेप बने हैं सबको इंटीग्रेट कर लें, हम इसके ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकेंगे सिस्टम. इसी किस्म का ऑपरेशन हमने किया जब उसको हमने उसके डिस्टेंस ऑफ द सेंटर से जो मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ द डायपोल मोमेंट बन गया. तो इंटीग्रल ऑफ डायपोल मोमेंट इज जस्ट द रेडियस टाइम्स द इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन times the small integral range where we was looking in this one. तो वो जो छोटा सा इन्फिनिटेसिमल का रीजन था जहाँ हम देख रहे थे, उसको ओवरऑल पे हमने इंटीग्रेट कर दिया. ओके, सो दिस इज अनदर फैक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वन कि डायपोल मोमेंट को डिफाइन करने के लिए कि ये चार्जेस हैं सारे हमारे पास जो है, ये Q1 प्लस एंड Q माइनस प्लस जो है, इनका they have the two differences. One is their distance from the center of the nucleus. One is the R1, one is the R2. Their distance from the center of the nucleus. Let's say we have the 2 electrons. हम helium atom ले लेते हैं. It has the 2 electrons in the K shell. So one is the distance from the center of the nucleus to first electron of the helium. One is the distance from the center of nucleus to the other electron of the helium. And one is the distance between the 2 electrons. यहाँ पे क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं ताकि मॉलिक्यूल में वो एक न्यूट्रल सिस्टम बन सके. सो व्हाट वी आर टेकिंग इज द one cation and one anion and there the distance between them, the dipole moment formed by the charges separated by the vector. So this vector quantity is a very important because this is a directional process of the finding the displacement of the system. Okay. अगली इक्वेशन ये ज्यूम करके टेलर सीरीज की लिखी गई है. You already know the Taylor series, which I'm pretty sure you don't know. At least majority of the students, maybe one student of the mathematics know this, but majority of the students has not gone through the Taylor series. तो हम assume करते हैं कि Taylor series की हम सिर्फ आउट को डिस्कस कर लेंगे, but just to discuss over here is a polynomial series. ये डिफरेंशियल पोलिनोमियल सीरीज है. अगर आप देखें तो ये डिफरेंशियल अगर जीरो होगा किसी भी चीज का, जीरो डिफरेंशियल लेंगे तो वो जीरो के बराबर होगा. ठीक है, तो कांस्टेंट है हमारे पास, यानी खाली फंक्शन है. उसके बाद हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशियल्स हैं, सेकंड डिफरेंशियल्स हैं, थर्ड डिफरेंशियल्स हैं. वो इस तरह पोलिनोमियल सीरीज में हमारे पास बढ़ रही है. फॉर अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट अ पोजीशन R एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन विद द पोटेंशियल जो है उसको हम कंसीडर करेंगे. तो बेसिकली जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है, जिसको हम वर्क डन भी आल्सो कहते हैं, वो क्या होती है, वो हमारे पास उसका चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है. तो उसका पोटेंशियल कितना है किसी काम, यानी हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि वर्क डन क्या होता है कि किसी सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है जिसको वो कंज्यूम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. सो व्हाट सिस्टम इज पोजेस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम will be the work done by the system. So here we will consider this as the electrostatic potential of the system and the charges upon the system. Electrostatic potential can be expressed in the Taylor series about R is equal to 0, which is an arbitrary, यानी अगर हम ले लें कि हमारा चार्ज किसी भी सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम पे है, तो फिर उस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी क्या होगी. दिस इज द डिस्टेंस. सो इफ लेट्स से वी टेक द डिस्टेंस एज द 0, दिस विल बी द potential at 0, and then we displace this one from the 0 and see how they are the contributing to the charges. अगर उसको 0 से displace करें तो उसका overall effect क्या आएगा. You will be seeing these are the constants of the polynomial series. ये उसके coefficients हैं, coefficient x, y, z. अगर हम 3 coefficient ले लेते हैं, and these are the next terms which are coming in the polynomial series of the system. Usually we take only contribution of the first two series. हम उसका यहाँ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ले लेते हैं या सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल ले लेते हैं. वी डू नॉट टेक nth ऑर्डर इनटू द अकाउंट फॉर द कंसीडरेशन. लेकिन इस सारे को हम एज अ सम एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं. जनरल फॉर्म द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज द R टाइम्स एंड दिस इज द लैप्लाशियन ऑपरेटर. लैप्लाशियन ऑपरेटर जब हम प्रेजेंटेशन ले रहे होंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे. इट्स नथिंग एल्स, डेरिवेटिव, second derivative with respect to x, second derivative with respect to y, second derivative with respect to z.
तीनों का सम ले लें, वो क्या बन जाता है, वो लैप्लाशियन ऑपरेटर बन जाता है। तो इसका मतलब है कि हम उस पे सिस्टम पे उसका लैप्लाशियन ऑपरेटर लेते हैं, यानी ऑल द थ्री डायमेंशनल डेरिवेटिव्स ऑफ द सिस्टम, ये वाले तीनों डेरिवेटिव, ये जीरोथ डेरिवेटिव ऑफ द सिस्टम है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव x का, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद y का, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद z का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इन टर्म्स को अलग कर दिया, और ये वाली जो टर्म है इसको एक सीरीज की फॉर्म में लिख लिया, डाउन ओवर हियर हाफ वैसे का वैसे आ गया, कोएफिशिएंट क्योंकि चेंज होंगे इसमें, हमने उनको जनरली लिख लिया कि वो xi और xj कोएफिशिएंट है, xi और j की वैल्यू जो है वो 1 2 3 हो सकती है, ठीक है। Second derivative of the function, derivative with respect to x, changing I coordinate, derivative with respect to j, changing j coordinate। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन के दो डिस्टेंसेस हैं, एक डिस्टेंस उसका अपने न्यूक्लियस के साथ है, एक डिस्टेंस उसका अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ है। सो वन विल बी द I, वन विल बी द j, और फिर हम उसकी इस तरह से उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कंसीडर करेंगे। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, not the whole expanded form of the equation। अच्छा, उसके बाद where the components of the r are expressed as either x y z, हमने उसको डायरेक्शन में ले लिया, कुछ बुक्स में उसको x y x2 और x3 करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम उसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि सेम डायरेक्शन उसकी डिफरेंट वैल्यूज है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो ओरिजिन पे होगा, अगर हम ओरिजिन पे लें तो ये तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, हमने कहा कि हमने उसको सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट पर रख के उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लेना है, तो फिर ये सारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खत्म हो जाएंगे, सिर्फ उस पॉइंट पे जो उसकी x y और z की वैल्यू होगी वो इंपॉर्टेंट रह जाएगी। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जीरो पोटेंशियल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द म्यू phi 0 जो है। दिस इंप्लाइज दैट कि हमने अगर उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लेना है, हम उसके जीरोथ पोटेंशियल में से उसको क्या माइनस कर देंगे, उसकी ये वैल्यू हम माइनस कर देंगे, और ई नॉट जो है उसका माइनस कर देंगे, तो फिर बाकी सारे टर्म्स जो हैं वो उसमें ऐड होती जाएंगी इसी पावर सीरीज की तरह जो है। द इंटरेक्शन एनर्जी इज नथिंग एल्स, हमने ऊपर डिफाइन किया इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, r टाइम्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। उसी तरह से हमने यहाँ कर लेना कि हमने उसके वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जगह हमने ये टेलर सीरीज से जो उसका टेलर एक्सपेंशन से जो हमने उसकी पॉलिनॉमियल इक्वेशन ड्राइव की है या रिमेंबर किया, हमने उस पॉलिनॉमियल इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देना है। तो हमने उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज लिया, उसका डिस्टेंस लिया, ई नॉट वैल्यू ली, और उसमें से पूरी पॉलिनॉमियल सीरीज को एक प्लस टर्म एक माइनस टर्म करके हमने उसको लिख लिया जाए। For a molecule consisting of the n point charges at the location r, this becomes, अच्छा अगर ये तो एक चार्ज था, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, सबके लिए चार्जेस हैं, तो फिर हमें सबके लिए उसकी बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उन पॉइंट्स पे लिखना पड़ेगा। उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ओवरऑल उसका जो वर्क पोटेंशियल है इज एक्चुअली सम ऑफ ऑल दिस वन, तो उसमें हम चार्जेस को सम कर लेंगे, बाकी कोऑर्डिनेट उसके वही रहेंगे। तो जो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नॉट पे था वो नॉट पे रहेगा, जो एनर्जी नॉट पे थी वो एनर्जी नॉट पे रहेगी। हम क्या करेंगे, उसके सम ऑफ द चार्जेस जो हैं उसका सम कर लेंगे, और फिर इसी तरह से उसमें हायर टर्म्स ऐड करते जाएंगे। दिस इज अ वेरी गुड डिस्क्रिप्शन, उसको ये डिफाइन करता है बेसिकली कि हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद द नॉन जीरो चार्ज, विद द जीरो नॉन जीरो चार्ज का मतलब है उस पर कोई चार्ज नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो उसको कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट है ही डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द चार्ज, तो जब चार्ज नहीं है तो फिर उसका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। लेकिन जब हम उसमें उसको बी ले लेते हैं नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, इसमें क्या है, ये हैं तो दो चार्ज पार्टिकल्स, लेकिन ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स के हैं, दे आर वन इज अ प्लस चार्ज, वन इज अ नेगेटिव चार्ज, either they are aligned vertically or they are aligned horizontally, they are cancelling the effect of the each other, resultantly there is a no system charge on the system, तो फिर सिस्टम पे क्या रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, the plus charge is cancelled by the negative charge and the negative charge is cancelled by the plus charge, so resultantly there is a no overall charge over the system. If you come to the C, the non-zero dipole quadrupole moment, यानी quadrupole का मतलब है कि इसमें चार कंपोनेंट्स ऑफ द डाइपोल मोमेंट के हैं और ये नॉन जीरो है, यानी इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, यानी हमारे पास प्लस चार्ज है। ये सूरत हाल ज़्यादा हमारी न्यूक्लियस को अंडरस्टैंड करती है। वी जस्ट टेक द हीलियम, वी हैव अ सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है, हमारे न्यूक्लियस का साइज इतना बड़ा नहीं होता, बट एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन ज़्यादा न्यूक्लियस का साइज बड़ा है। सो वी हैव अ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड वी हैव द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड दिस वन। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन है, सारों ने मिलकर हमारे पास एक उसका जो है क्वाड्रुपल डाइपोल मोमेंट बनाना जो है। नॉन जीरो ऑक्टापोल डाइपोल मोमेंट, ऑक्टापोल के पास जो है वो क्वाड्रुपल के पास एक इस किस्म के ऑप्शन है, एक इस किस्म के ऑप्शन है अरेंज करने की जगह।
दो प्लस हो जाए, दो माइनस हो जाए। और ऑक्टापोल, इफ वी गो टू द ऑक्टापोल देन वी कैन हैव द सच अरेंजमेंट, वो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं अपने आप को। In the form of the crystal lattice we will have the plus charges, minus charges, plus charges, minus charges। इसी तरह से वो अपने आप को एक सफेद की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। हमें पता है कि जब भी दो कूलम्बिक सिमिलर चार्जेस repel each other, opposite charges attract each other। So when we have the opposite charges, तो वो दो प्लस चार्ज इकट्ठे नहीं आ सकते। We need to have insulation between them। वो इंसुलेटर क्या होगा? That insulator will be at a negative charge। So plus charge, negative charge, plus charge, negative charge। Similarly over here इन द लैटिस, अगर आप कोई भी कैटाइन देख लें या एक प्लस चार्ज देख लें, उसके लैटिस में दोनों तीनों तरफ जो है, मतलब मैं इसको पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ले लेता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। यू कैन सी द हाईलाइट, ये प्लस है तो इसके इधर भी नेगेटिव है, इसके इधर भी नेगेटिव है, इसके इधर भी नेगेटिव है। सो ऑल थ्री डायमेंशंस, द नेबरिंग एनवायरनमेंट्स ऑफ द लैटिस जो है वो जो है उसके अपोजिट चार्जेस हो जाएंगे, ताकि हमें किसी किस्म की रिपल्शन ना। The first two terms W arises from the interaction of the molecule charges with the scalar potential and the interaction of the molecule dipole moment with the electric field। तो स्केलर पोटेंशियल का मतलब है कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, उसकी सिर्फ क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है। जो डायपोल मोमेंट है वो क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू नो द डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम। तो वो उसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ से हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ये उन्होंने उसका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि द नेक्स्ट वर्क टर्म इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट्स एंड द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। अगर हम उसको अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि चार्जेस तो हैं हमारे पास, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हाउ फार दे आर। इफ दे आर वेरी फार फ्रॉम द ईच अदर देन देयर इम्पैक्ट विल बी द टोटल डिफरेंट फ्रॉम देयर इम्पैक्ट व्हेन दे आर वेरी क्लोज टू द ईच अदर। तो जो हमारा सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, उससे जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाएंगे, द potential they can be interact or the gradient of the field they possess is actually decreasing। तो जितना दूर जाता जाएगा उतना उसका ग्रेडियंट जो है वो कम होता जाएगा। जितना वो फर्स्ट चार्ज के करीब इलेक्ट्रॉन होगा उतना उस पर ज़्यादा कंपोनेंट ऑफ द इंटरेक्शन होगी, जितना दूर होगा उतना। सो फॉर द इंटरेक्शन ऑफ द एनी टू चार्जेस इज वेरी इंपॉर्टेंट what the gradient they possess, what the electric field gradient they possess। जितना उनका electric field gradient ज़्यादा होगा उतनी उनकी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी, जितना उनका electric field gradient कम होगा उतनी उनकी इंटरेक्शन कम होगी। ओके, सो ये चार्ज हो गया, ये उनके दरमियान डिस्टेंसेस हो गए, the n number of the electron and their coordinate I and the n number of the electron and their coordinate j, and then we are taking between the distance between them। क्रोनेकर डेल्टा को भी यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया। क्रोनेकर डेल्टा इज एक्चुअली इंटरेक्शन इंटीग्रल इन द क्वांटम मैकेनिक्स। इंटरेक्शन इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि वेव फंक्शन ऑफ द x प्लस वेव फंक्शन ऑफ द y, उस सारे को अगर हम जो है वो इंटीग्रेट ओवर द ऑल स्पेस कर दें, वो हमारे पास उसका क्रोनेकर डेल्टा पड़ जाता है। जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि क्रोनेकर डेल्टा जो है इसकी दो ही वैल्यूज होती हैं। इसको हम ऑर्थो नॉर्मल इंटीग्रल कहते हैं। यहाँ उसकी वैल्यू 0 होगी, यहाँ उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर तो इंटीग्रल जो है वो बिल्कुल यानी एक ही जैसे इंटीग्रल होंगे, 1s के साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू 1 होगी। अदरवाइज अगर वो अपोजिट इंटीग्रल है तो वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनकी वैल्यू 0 होगी। सो ये एक्सपेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट्स विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो सेम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स होंगे वो सेम फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एग्जांपल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिबिटिंग द नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, क्वार्टर जीरो डायपोल मोमेंट, ऑक्टापोल डायपोल मोमेंट। तो जो नॉन जीरो वो नॉन जीरो के साथ इंटरेक्ट करेगा नहीं करेगा क्योंकि उस पर डायपोल मोमेंट ही नहीं है। जो डायपोल मोमेंट है वो डायपोल मोमेंट के साथ करेगा, क्वाड्रपोल मोमेंट क्वाड्रपोल के साथ करेगा, ऑक्टापोल मोमेंट ऑक्टापोल के साथ इंटरेक्ट करेगा। सो इज आल्सो द इम्पोर्टेंट थ्योरी वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, उसके बाद क्वांटम थ्योरी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है कि हमने अगर इंटरेक्शन ऑफ द लाइट एंड आइसोलेटेड मॉलिक्यूल, अगर हम ले लें कि हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स, फॉर इंस्टेंस दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द वन अनदर एंड नाउ वी हैव टू कंसीडर देयर इंटरेक्शन। तो हम उसकी इंटरेक्शन को कैसे डिस्कस करेंगे? This is known as the Hamiltonian operator or the energy operator of the system। Hamiltonian operator is the sum of the two operators, kinetic energy operator and the potential energy operator of the system। हम क्या करते हैं उसकी जो है इस तरह से एक इक्वेशन बिल्ड कर लेते हैं। H0 is the Hamiltonian for the isolated molecule
Hamiltonian for the radiation, and the W is actually the interaction terms describing this. जब भी दो चीज़ों के दरमियान इंटरेक्शन लेनी है, पहले इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी ये हो गई हमारे पास आइसोलेटेड मॉलिक्यूल की हैमिल्टोनियन, उसके बाद लाइट की हैमिल्टोनियन, और फिर उनके दरमियान इंटरेक्शन टर्म। वास्तव हम दोनों के हैमिल्टोनियन है, मॉलिक्यूल भी है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, मेरे पास चार्ज भी है, लाइट पास करता हूँ, कोई इंटरेक्शन नहीं होती, कोई स्पेक्ट्रल रिकॉर्ड नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉनिक साइट नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब नहीं करता। व्हाट इज हैपनिंग? बिकॉज द इंटरेक्शन टर्म डिस्क्राइबिंग बिटवीन देम इज जीरो, उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? एनर्जी गैप मैच नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रही बैकवर्ड मूवमेंट मैच नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रही इंटरेक्शन मैच नहीं हो रही। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी सम अप टुगेदर, तो उसकी वजह से वो हमारे पास इंटरेक्शन एनर्जी है वो सिस्टम की जीरो आ जाती है। Uninterrupted system, quantum mechanics, but nevertheless this is a Hamilton Schrödinger equation। Schrödinger equation क्या है कि हम कोई वेव फंक्शन ले लेते हैं, उस पर क्या करते हैं, उस पर ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी आती है और ऑपरेटर अपने आप को रिप्रोड्यूस कर देता है। मसलन एक टाइम कट ऑपरेटर हम ले लें, ये जो है ना, ये कुछ नहीं है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अनसर्टेनिटी क्या, -h/2 पाई एटा ना, तो वो हमने माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, एटा ऊपर आ गया, h/2 पाई को हमने h बार के फॉर्म में लिख लिया, h बार इज इक्वल टू h/2 पाई, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो उसमें अनसर्टेनिटी टर्म को डिस्क्राइब करते हैं। यानी अगर हम डेरिवेटिव ले लें टाइम के हिसाब से अपने वेव फंक्शन का, तो हमारे पास जो है उसका जीरो जो है वो, यानी इलेक्ट्रॉन का हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो इससे ऑब्टेन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ अनइंटरप्टेड से शुरू करेंगे। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप इसको एक दफ़ा पहले से रीड आउट कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी आप लोगों से शेयर की जा सकती है, अगर आप उसको बाद में सुनना चाहें किसी भी वक्त, तो यू कैन हैव द वीडियो रिकॉर्डिंग एंड कैन लिसन इट मल्टीपल टाइम्स, जो उसमें चीज़ें नहीं आ रही ताकि आप उसके क्वेश्चन बना सकें, उसको पूछ सकें। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास जो फ्री का मीटिंग टाइम रह गया वो 4 मिनट का रह गया। इस 4 मिनट में हम पढ़ेंगे नहीं, इसलिए इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देते हैं और हम वापस इधर आ जाते हैं। इस 4 मिनट में हम आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। उम्मीद है आपको कब समझ नहीं आया होगा, इसका मुझे यकीन है, तो फिर भी आप अपने अल्फाज में अगर कहें कि नहीं समझ आया तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्लीज़ हेड ऑन वन बाय वन। सारे मोबाइल कैमरा म्यूट करके कहीं गए हुए हैं? एक्सक्यूज मी सर। नो सर। जी बेटा, लेट्स से मरियम नूर जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर आपने जो अभी अभी पढ़ाया उसमें से है कि हम मॉलिक्यूल को जब कैरेक्टराइज करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्यों करते हैं? हम इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्यों करते हैं? बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे सारे जो देसी खाने हैं उनके इंग्रेडिएंट्स मिलते जुलते हैं, है ना। यानी हम उनमें ऑयल यूज़ करते हैं, प्याज लहसुन अदरक टमाटर यूज़ करते हैं और मिलती जुलती चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन उन सब की थोड़ी थोड़ी रेसिपी डिफरेंट होती है, उनका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। अब सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स बेचारे मिल के तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बने हुए हैं, यानी उनमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कुछ और ऐसे पार्टिकल होंगे जिनको हम यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। अरेंजमेंट का डिफरेंस जो है वो उनको एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में डिफरेंट एलिमेंट्स की फॉर्म में ले जाता है, और फिर वो एलिमेंट्स मिलकर जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स जो हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इसका मतलब है यानी पोजेसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बेसिकली उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करते हैं। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे तो जाहिर है उनका उसकी जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर? जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट वन प्लीज। किसी और का क्वेश्चन नहीं है? इसका मतलब है मैं अज्यूम करता हूँ सारों को समझ आ गया और आप अज्यूम करेंगे किसी को भी समझ नहीं आई। ठीक है सर, हम रीडिंग करते हैं इंशाल्लाह इसकी हाँ जी, दोबारा से, इसको जहाँ से बार समझ बार नहीं रीड आएगी करें। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं मुश्किल हैं,
उसमें क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो बेसिक है वो क्वांटम मैकेनिक्स है, तो जितनी अच्छी बुक्स हैं वो ज़ूम करती हैं कि आपने क्वांटम्स का कोर्स पढ़ लिया, लेकिन हमें पता है कि हमारे बच्चों ने क्वांटम्स का कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने इसके बाद बेसिकली क्वांटम का कोर्स पढ़ना है। तो इसलिए वो फंडामेंटल ऑफ द क्वांटम से जो है ना वो फेमिलियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको बार बार रीड करें, ठीक है। और फिर जो चीज़ें इसमें से बिल्कुल समझ नहीं आ रही होंगी, हम उसको कोई क्लास अरेंज करके प्राइमरीली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लास्ट मिनट शुरू हो गया है इसका, तो अगर ये बंद हो जाए तो मेरी तरफ से एडवांस अल्लाह हाफिज़ आप लोगों को, ठीक है प्लीज़। तो हम इसको जो है ना इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों के जो क्यूरीज हों आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। सर आप ये लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा, फिर जहाँ से हाँ, मुझे लेक्चर मिलेगी। का हुनैन आपसे मैं व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे हम शेयर करेंगे क्लास के साथ, ठीक है। जी सर। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू क्लोज एट एनी टाइम, सो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।